Hi guys, welcome back to my channel PS with Nidhi and I'm your political science mentor Nidhi और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनाइटेड नेशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है यूनाइटेड नेशन का, क्यों बना, किस लिए बना और क्या ऑर्गन्स है, यूनाइटेड नेशन कैसे काम करता है और क्या ऑर्गन्स है यूएन के। सो लेट्स स्टार्ट इट। यूनाइटेड नेशन, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि यूएन क्या है। तो यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंट्री का डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड हुआ है 24 अक्टूबर 1945 में, माइंड इट 1945 में। अभी करेंटली अगर हम देखें तो इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये बेसिकली ये काम करता है कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को देखता है, उसको मेंटेन करता है। ह्यूमन राइट्स जो कि बहुत करंट और बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है जो हर ह्यूमन को दिए गए हैं, उसे प्रोटेक्ट करता है। ये देखता है कि सारी कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स को ह्यूमन राइट्स दे रही है कि नहीं दे रही है। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, अगर किसी कंट्री को ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो वो एड डिलीवर करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से यूज़ करना कि हमारी जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उतनी ही रिसोर्सेज मिले यूज़ करने के लिए। और इंटरनेशनल, तो बात ये आती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद एलओएन बनाया गया। एलओएन का मतलब होता है लीग ऑफ नेशन। 1919 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो ये वॉर है, डिस्ट्रक्शन है, डिस्प्यूट्स है, उसको ख़त्म कर सके। पर जब एलओएन के रहते हुए वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो हमें पता चला कि एलओएन उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड नेशन का काम भी यही था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देखना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और ये एलओएन का सक्सेसर भी, इसको हम एलओएन का सक्सेसर भी मानते हैं। एलओएन का सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन। जब ये यूनाइटेड नेशन फॉर्म हो रहा था तो 50 गवर्नमेंट्स थे, मतलब 50 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट सैन फ्रांसिस्को में मिले आके। उनका वो मिले थे 25 अप्रैल 1945 में और एक ड्राफ्ट तैयार हुआ चार्टर, जो यूएन चार्टर बना। वो मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यूएनओ बनाना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। तो वो सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने मीटिंग करा और 25 अप्रैल 1945 को एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको हम यूएन चार्टर भी कहते हैं। यूएन चार्टर में बताऊंगी आगे क्या होता है। तो एक यूएन चार्टर बना और उस चार्टर को तैयार किया गया, उसे अडॉप्ट किया गया 25 जून 1945 को, लेकिन वो इफेक्ट में आया 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन भी एग्जिस्टेंस में आया। और एक चीज़ जो सबसे, अभी तो इसमें 193 मेंबर्स हैं। जब ये बना था तो इसमें 50 मेंबर्स ही थे, पर धीरे धीरे टाइम के साथ, ज़रूरत के साथ अलग अलग नेशंस इसमें जुड़ते गए। और अभी सबसे करंट मेंबर जो इसमें जुड़ा है वो है साउथ सुडान और 2011 में जुड़ा है। इसमें एक और फैक्ट बता देती हूँ, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। जब यूएनओ बन रहा था तब इंडिया भी 50 कंट्रीज़ में एक कंट्री इंडिया भी था। इसका एक क्लॉज होता है कि सॉवरन और इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। तो जब ये बना 1945 में, तब इंडिया आज़ाद नहीं था। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एट दैट टाइम इंडिया तो आज़ाद नहीं था, वो सॉवरन नहीं था, तो वो कैसे बना इसका फाउंडिंग मेंबर। पर एट दैट टाइम क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था और लगभग सबको पता था कि अब ब्रिटेन, यूके इंडिया की कॉलोनी छोड़ देगा, वो उसे आज़ाद कर देगा। इस वजह से इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर बना, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉवरन और इंडिपेंडेंट होने वाला था। हम 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाते हैं क्योंकि यूएनओ की स्थापना इस दिन हुई थी। अब बात करते हैं यूएन चार्टर। यूएन चार्टर, चार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो वो एक रूल बुक के साथ आता है कि इसको ऐसे चलाना है, इसको वैसे चलाना है, इसमें ये फंक्शंस है, ये काम करेगा, ऐसे ऐसे करना है। तो ये जो यूएन चार्टर है ना, ये उसका रूल बुक है, यूएनओ का रूल बुक है। और मैनुअल या मैनुअल हम कह सकते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसका जो मैनुअल आता है उसके लिए, उसी तरीके से यूएनओ का मैनुअल है यूएन चार्टर, ठीक है। चार्टर को हम एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। ये जो चार्टर है यूएन का, इसमें एक प्रियम्बल है, 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल्स है।
जैसे हमारे इंडिया का भी एक रूल बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान भारत के लिए एक रूल बुक है, उसी तरीके से यूएन चार्टर यूएनओ के लिए एक रूल बुक है जिसे हम यूएन चार्टर कहते हैं, जिसमें एक प्रियम्बल है, 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल्स है। ओके, इस इंट्रोडक्शन को हम फिर से एक बार कंक्लूड या रिवाइज कर लेते हैं। 1945 में यूएनओ बना। उस वक्त जब वो बना था तो उसमें 50 कंट्रीज थे। 50 कंट्रीज़ ने सैन फ्रांसिस्को में मिलकर यूएन चार्टर बनाया और यूएनओ को एग्जिस्टेंस में लाया 24 अक्टूबर को। उसके बाद अभी करेंटली इसमें 193 मेंबर्स हैं। सबसे लेटेस्ट मेंबर साउथ सुडान है। 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे भी मनाते हैं। अब बेसिकली यूएनओ के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ओके, अभी ऐसे तो इसमें 6 हैं पर वर्किंग में भी 5 हैं। एक एक करके हम उस प्रिंसिपल ऑर्गन्स को समझेंगे। सबसे पहले है जनरल असेंबली, जिसे हम उंगा भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद फोर्थ है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल भी आता है। ये था तो यूएन का यूएन का ऑर्गन, लेकिन अब ये सस्पेंड हो चुका है तो हम इसे अपने प्रिंसिपल ऑर्गन में काउंट नहीं करते। पर इनिशियली जब ये बना था यूएन, तब ये ऑर्गन भी था। और सबसे लास्ट ऑर्गन है सेक्रेटरीट। तो जब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल था, मैं बता दूंगी आगे कि ये कब बना और क्यों ख़त्म हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल असेंबली से। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये कुछ बेसिक इमेज है जनरल असेंबली होता क्या है, दिखता कैसा है। जनरल असेंबली जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है ना, जहाँ सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, हम डिस्कस करते हैं कोई मैटर को, कोई एजेंडा को, कोई इश्यू को। ये जनरल असेंबली एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है। इंडिया में क्या हमारे कंट्री के सारे मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन जनरल असेंबली में क्या होता है, सारे कंट्रीज़ 193 कंट्रीज़ है ना, 193 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल असेंबली में बैठते हैं और जो भी अपकमिंग इश्यूज़ है, एजेंडाज है, डिस्कस करते हैं। ये एक डेलिब्रेटिव असेंबली है। डेलिब्रेटिव असेंबली मतलब डिस्कशन की असेंबली। डेलिब्रेटिव का मतलब डिस्कशन होता है। ओके, पूरे के पूरे 193 मेंबर्स इसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर होते हैं। हर मेंबर के पास एक वोट होता है जनरल असेंबली में। सपोज अगर इंडिया एज अ मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंडिया का एक वोट है। जनरल असेंबली का हेड होते हैं एक प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट होते हैं 1 ईयर के टेन्योर के लिए। ओके, और ये जो जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है ना, वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। और ये जो जनरल असेंबली है, इसकी मीटिंग होती है वंस इन अ ईयर और ये होती है 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर। हर साल के तीसरे ट्यूसडे सितंबर का तीसरा ट्यूसडे इसका मीटिंग होता है जनरल असेंबली का। तो एक सिंपल वे में अगर हम समझे तो एक पार्लियामेंट ही है जहाँ पे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस होते हैं, जो भी अपकमिंग एजेंडाज है, इश्यूज़ है, उस चीज़ को रिलेटेड, उस चीज़ के रिलेटेड। 193 मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूएनओ के। तो हर कंट्री को एक वोट मिलता है। जनरल असेंबली को हेड करता है एक प्रेसिडेंट, जो कि जिसका टेन्योर 1 ईयर होता है। हर ईयर वो अलग चेंज होता रहता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी जो मीटिंग होती है वो हर साल एक बार होती है। और वो कब होती है, 3rd ट्यूसडे जो होता है सितंबर का, वो होती है, तब होती है उसकी मीटिंग। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहले हमने पढ़ लिया जनरल असेंबली, अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। ये इमेज आपको दिखाएगा, एक आइडिया देगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे बैठते हैं, क्या होता है। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल को ना हम पावर हाउस ऑफ यूएन कहते हैं। मतलब ये बहुत पावरफुल और एक जान है यूएन का, एक सोल है यूएन का। जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना सिक्योरिटी काउंसिल का, वो होता है पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। जो एम है यूएन के बनने का, वो मेनली सिक्योरिटी काउंसिल के लिए काम करता है। वो मेंटेन करता है पीस और सिक्योरिटी को अमंग द नेशंस। यूएनएससी में ना, यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इसमें 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। पहले हम 5 परमानेंट की चीज़ें जानते हैं, फिर हम 10 नॉन परमानेंट की चीज़ जानेंगे। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, ये बेसिकली पावरफुल कंट्रीज है, जिसको हम P5 भी कहते हैं। ये परमानेंट नेशन, जो 5 परमानेंट नेशन है, इसको हम P5 भी कहते हैं, जिसमें हमारा यूएसए आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है और यूके आता है। ये बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं और बिकॉज ये P5 मेंबर हैं, इन्हें एक स्पेशल पावर दी गई है, वो है वीटो पावर। अब हम जानते हैं वीटो पावर क्या होता है। ये वीटो पावर कुछ इस टाइप का पावर है कि अगर कोई डिसीजन है जिसको पास करना है सिक्योरिटी काउंसिल को, तो ये जो 5 में से अगर एक कंट्री ने भी अपना वीटो यूज़ कर लिया ना,
तो वो उस डिसीजन पास नहीं हो सकता है, वो रुक जाएगा वहीं पे। अगर इनके पास ऐसी पावर होती है कि कोई भी डिसीजन को पास होने से पहले ये रोक सकते हैं अपने वीटो पावर से, लेकिन ये जो वीटो पावर की जो पावर होती है ये बस इन 5 के पास ही है, बाकी 10 नॉन परमानेंट के पास ये पावर नहीं है। ओके, इसके बाद जो 10 नॉन परमानेंट होती है ना, वो इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, और उसे 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। जैसे इंडिया अभी 10 नॉन परमानेंट में इलेक्ट हुआ है इस साल, और उसमें जो 10 नॉन परमानेंट में 10 अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में ही है। तो सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, और जो मेन काम जो होता है यूएन का वो सिक्योरिटी काउंसिल ही करता है। और स्पेशली इसमें जो P5 कंट्रीज़ है वो बहुत पावरफुल है, उनके पास वीटो पावर है। इंडिया का कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा है ताकि वो P5 मेंबर बन सके, पर अभी तक इंडिया नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे एनिमी कंट्रीज़ भी हैं, जैसे चाइना, वो बनने ही नहीं दे रहा है इंडिया को। थर्ड है हमारा इकोसॉक। इकोसॉक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, इसका मेन काम पता है क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसी करना, पॉलिसी को रिव्यू करना और रेकमेंड करना कि कैसे हम सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल कर सकें और बेहतर तरीके से बेहतर उसे ठीक कर सकें। ओके, इसमें कुल 54 मेंबर्स होते हैं, जो वो भी इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली से, और 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ये याद रखना, जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है ना वो जनरल असेंबली ही देखती है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमने देखा, वो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है, और यहाँ पे इकोसॉक का जो 54 मेंबर्स हैं उनको भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है, और इसको 3 ईयर्स के लिए करती है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 ईयर्स के लिए करती है। ये सारी चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ो, रिपीटेडली इसको देखो, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें इकोसॉक में क्या होता है ना, यूएन की जो 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना वो इसके अंडर ही काम करती है। जैसे हमारा FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, ऐसी बहुत सारी 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, मैंने कहा है मैं बनाऊंगी, जिससे आपको 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है, वो कब आई, उनका हेडक्वार्टर सब अच्छे से बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लो कि ये भी जो भी काम होता है उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोसॉक लेता है, ताकि वो अच्छे से कर सके, और पॉलिसी रिव्यू करता है और देखता है कि सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे टैकल किया जाए और कैसे कम किया जाए। 54 मेंबर्स हैं, जनरल असेंबली इलेक्ट करता है और 3 साल के लिए इलेक्ट करता है। और अभी आप 2-3 UN स्पेशलाइज एजेंसी का नाम याद कर लीजिए, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, इसके अलावा WTO है, और WTO है, और IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब है, लेकिन ये हम अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, ये जब UNO बना था तब उसके साथ ही बना था, बट अब इसको सस्पेंड कर दिया गया, अभी नहीं, इसे 1994 में ही सस्पेंड कर दिया गया था। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं ये क्या था, ये क्या काम करता था और कब सस्पेंड हुआ। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, ये 1945 में UN चार्टर के द्वारा ही बना था, और इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़, जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज़ थे ना, उनको एडमिनिस्टर करने हैं। आफ्टर सेकेंड वॉर में जो ट्रस्ट टेरिटरीज़ थे, जो कि नए नए वॉर से निकले थे, उनको एडमिनिस्टर करना है, उनकी प्रॉब्लम्स देखनी है। पर टाइम के साथ ये देखा गया कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही फ्लरिश कर रहे थे वो कंट्रीज़। तो देखा गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की तो कोई वैल्यू, कोई रेलिवेंस ही नहीं रह गई है, इसीलिए इसे 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए जब हम पढ़ते हैं ना अभी, तो हम ट्रस्टीशिप काउंसिल को ऐसा ऑर्गन नहीं मानते, और हम बस 5 ऑर्गन बताते हैं। इनिशियली जब वो आया था UN, तो उसके 6 ऑर्गन्स थे, बट अब करेंटली बस 5 ऑर्गन्स ही है। इसने ट्रस्टीशिप काउंसिल अब तक पूरा रेलेवेंस खत्म हो चुका है। उसके बाद है ICJ। ICJ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ICJ क्या है ना, एक जुडिशियल ऑर्गन है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इसका अपना जुडिशियल ऑर्गन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसे ही UN का भी एक जुडिशियल ऑर्गन है, वो है ICJ। ये सारे डिस्प्यूट्स को देखता है। इसका बेसिक काम ये होता है कि जो डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनल लॉ में, और जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं अमंग द स्टेट्स, ऐसे 2 कंट्री के बीच कोई डिस्प्यूट है किसी चीज़ को लेके, जो अगर वो आपस में आपस में वो नहीं सॉल्व कर पा रहे और UN के पास जा रहे, तो UN में कौन देखेगा? UN में ICJ देखेगा इस चीज़ को। उसके बाद है कि इसका ये भी काम है कि एडवाइजरी ओपिनियंस देता है लीगल क्वेश्चंस पे।
जो भी इंटरनेशनल लॉ पे ये एडवाइजरी ओपिनियन देता है सारी कंट्रीज़ को, अगर कंट्री को चाहिए होता है तो डेफिनेटली अपने से वर्क नहीं करता। इफ़ अ कंट्री अप्रोचेस टू ICJ, अगर UN को कंट्री अप्रोच करता है तो ICJ ऐसे हेल्प करेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, UN की जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो जनरल असेंबली हो, वो इकोसॉक हो, वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। पर ICJ एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर USA में नहीं है, बल्कि हेग नीदरलैंड्स में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बिल्कुल याद रखें कि ICJ का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। ओके, जो 193 मेंबर्स हैं UN के, वो सबके सब इसके मेंबर्स हैं, नो डाउट। ICJ में वो उसके मेंबर्स हैं, वो उससे हेल्प मांग सकते हैं, उनका इंटरवेंशन मांग सकते हैं। ये जो ICJ होते हैं ना, इसमें 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं और उसका टेन्योर होता है 9 साल। 15 जजेस, 9 ईयर का टेन्योर। और ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जनरल असेंबली के एडवाइस पे। जनरल असेंबली पे हम कहीं ना कहीं उसका रोल बहुत ज़्यादा देखते हैं, हर स्पेशली अपॉइंटमेंट पे। यहाँ पे भी ये अपॉइंट तो सिक्योरिटी काउंसिल करता है, लेकिन एडवाइस किसका लेता है? जनरल असेंबली का। सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमने देखा था 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे 2 साल के लिए अपॉइंट होते थे, कौन अपॉइंट करता था? जनरल असेंबली अपॉइंट करता था। इकोसॉक में भी हम देखते हैं 53 मेंबर्स हैं, 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली अपॉइंट करता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट तो सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन एडवाइस किसका है? जनरल असेंबली का है। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट के रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें। फिर सबसे लास्ट ऑर्गन जो है UN का, वो है UN सेक्रेटेरिएट। ये बेसिकली UN सेक्रेटेरिएट क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है UN का। बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गन जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें डे टू डे वर्क होता है, डे टू डे फंक्शनिंग जिसको हम देखते हैं करते हैं। जैसे कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है कोई किसी जगह का, वो क्या देखता है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, डे टू डे वर्क देखता है। तो ये UN सेक्रेटेरिएट भी वही करता है। इसमें करीब 10,000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, UN स्टाफ मेम्बर्स होते हैं, जो बेसिकली रोज़ के काम देखते हैं। और वो काम बेसिकली मैंडेट्स बाय द जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशन अदर प्रिंसिपल बॉडीज़। जो भी काम दिया जाता है उनको जनरल असेंबली से या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, वो और ऑर्गन से वो देखते हैं और वो करते हैं। ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है, इसका एक सेक्रेटेरिएट का एक सेक्रेटरी जनरल होता है, जो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ इलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द एडवाइस ऑफ जनरल असेंबली। यहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि ये सेलेक्ट तो सिक्योरिटी काउंसिल करता है, पर एडवाइस जनरल असेंबली के एडवाइस पे करता है। तो एक सेक्रेटरी जनरल होता है इस सेक्रेटेरिएट का। अभी करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गत्स्क्रीज है, ये इसका सेकंड टेन्योर है। एंटोनियो गत्स्क्रीज का ये सेकंड टेन्योर, ये बेसिकली इसका सेकंड टेन्योर है। इसके पहले भी इसने अपना एक टेन्योर पार किया था, ये इसका सेकंड टेन्योर है। और ये अभी करंटली सेक्रेटरी जनरल है। इसका टेन्योर, अभी ये टेन्योर भी इसका 5 ईयर्स का रहेगा। और ये बेसिकली UN सेक्रेटरी होता है। वेल दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको UN समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली लुक टू इट। और इफ़ माई वीडियो हेल्प्स यू, डू हिट द लाइक बटन। इफ़ माई चैनल हेल्प्स यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।